जय हिंद साथियों। आई एम मोहम्मद शहनवाज, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं जीएस माइंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों ने कल एक बात समझी थी, देखी थी कि हम लोग पीसीएस यूपी पीसीएस को टारगेट करने जा रहे हैं। ठीक है। और यूपी पीसीएस में खास तौर पे जितने क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रकृति को देखते हुए हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस की श्रृंखला लाए हैं, जिनसे क्या होगा कि सीधे आपको इन प्रश्नों से जो पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न आएंगे उनमें डायरेक्ट मदद आपको मिलने वाली है। ठीक है ना। क्योंकि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं कि अगर आप सही तरीके से अगर आप देखें, अगर आप पढ़ें और सही तरीके से उनकी तैयारी की जाए तो उनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तमाम प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो अपना टारगेट है, मैंने कल बताया था कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज इसी क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो है वो क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन। भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा संविधान है, ये सबसे बड़ा संविधान बन गया है। ठीक है। तो क्या ये बात सही है? चलिए दूसरा देखते हैं। द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बारोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को समझिए आप। ये दो स्टेटमेंट्स है, एक है असर्शन, दूसरा है रीजन। ठीक है। इन दोनों को हमको समझना है, इनको समझने की कोशिश करनी है अपने को कि किस तरीके से इसका उत्तर हमको मिलेगा। तो पहले स्टेटमेंट एक कथन है, स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि संविधान हमारा सबसे बड़ा संविधान है। बात सही है भाई, ये बात सही है कि हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बात सही है। क्या इसका कारण यह है कि चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बारोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या जो है फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है हमारे जो संविधान में है भाग 3 में, क्या वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है? बिल्कुल सही बात है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, खासतौर पे यहाँ पे एक प्रावधान है, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है ना, बिल ऑफ राइट्स। ये बिल ऑफ राइट्स जो है अमेरिका के संविधान की, अमेरिकन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट फर्स्ट 10 संशोधन है। ठीक है ना, संशोधन। तो ये पहले 10 संशोधन है बिल ऑफ राइट्स, और इन्हीं से प्रेरित है हमारा मूल अधिकार। इस बात को समझना है। ठीक है ना। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है कि कह रहा क्या ये कारण है, क्या यही कारण है कि हमारा संविधान सबसे बड़ा है? मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन। तो क्या ये कारण यही है कि जो हमारे पास मूल अधिकार का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसकी वजह से हमारा संविधान इतना बड़ा हो गया है? क्या ये बात सही है? नहीं भैया, ये बात सही नहीं है। हमारा संविधान बड़ा है, बात सही है, बिल्कुल सही है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये कारण जो है ना इस असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस बात को समझिए, इसकी वजह से बड़ा नहीं है, बल्कि बहुत सारे प्रावधान है और तमाम देशों से हमने जो है उन प्रावधान को लिया है, जिसकी वजह से हमारे देश का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है। तो कुल मिला के हमारा क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी, कि बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही। ध्यान से देखिए सब लोग, सब लोग इन प्रश्नों को आराम से देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए। चलिए आइए दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। Who among the following were the members of the drafting committee of the Constitution? Friends, drafting committee was a committee which was basically constituted to frame the Constitution of India, and this committee comprised of 7 important members and it was headed by B.R. Ambedkar. तो ये एक ऐसी कमेटी थी जिसमें 7 मेंबर्स थे और इसके हेड जो थे वो B.R. अम्बेडकर साहब थे। ठीक है ना। तो इस कमेटी के बारे में ही ये सवाल है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। Who among the following were the members of the drafting committee? ड्राफ्टिंग कमेटी, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे? तो चलिए समझते हैं हम लोग। एन गोपाल स्वामी थे, बिल्कुल थे, ये थे, एन गोपाल स्वामी थे। जवाहरलाल नेहरू थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, ये नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बिल्कुल थे, ये थे हमारे पास। सरदार पटेल ये नहीं थे। तो ये दोनों थे हमारे पास, 1 और 3। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 एंड 3। हमारे पास कौन कौन मेंबर थे भैया? ध्यान दीजिए। हमारे पास मेंबर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हमारे पास मेंबर थे एन गोपाल स्वामी अय्यर, हमारे पास मेंबर्स थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और ये एन गोपाल स्वामी अयंगर।
अयंगर थे, ठीक है ना, ये अयंगर है, ये अय्यर है, तो ये दो हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो है बी आर अम्बेडकर साहब थे, जानते ही हम लोग। इसके अलावा हमारे पास कौन है, इसके अलावा हमारे पास टी टी कृष्णमाचारी है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मोहम्मद सादुल्ला है, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमारे पास मेंबर्स हैं जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी को के मेंबर्स थे, और उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में रहते हुए संविधान को फ्रेम किया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। टोटल सदस्य कितने थे, टोटल मेंबर्स तो थे वो कितने थे, 7 मेंबर्स थे, ठीक है ना। तो कलर चेंज कर लेते हैं यार, हाँ, टोटल मेंबर 7 मेंबर थे, टोटल मेंबर, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, ये क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, with reference to Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were, ये भी Constituent Assembly से क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। You should have pretty much idea about the Constituent Assembly. It's not a hidden fact from all of us that the Constituent Assembly was framed to frame the Constitution. It was constituted to frame the Constitution of India, right? And it contained, or I would say, it comprised different sort of committees. एक कमेटी नहीं थी, बहुत सारी जो है कमेटीज थी इसमें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, क्या वो डायरेक्टली इलेक्ट होते थे, क्या वो डायरेक्टली इलेक्ट होते, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोस प्रोविंसेस। डायरेक्टली इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते थे, इनडायरेक्ट प्रोविजन जो है प्रावधान था। दूसरा, नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, नहीं भाई, ध्यान दीजिएगा। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सही है आपका, ये प्रांतीय असेंबली के मेंबर्स के द्वारा ये चुने जाते थे, ठीक है ना। प्रांतीय असेंबली के जो मेंबर्स थे, द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनके द्वारा ये चुने जाते थे, ठीक है ना। ये इनको चुनते थे, इलेक्ट करते थे इनको, ठीक है ना, इलेक्ट करते थे। और ये जो इलेक्ट करते थे ये इनडायरेक्टली इलेक्ट करते थे, इनडायरेक्टली, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। असेंबली कैसी थी, इसमें कुल कितने मेंबर्स थे, इसमें 389 मेंबर थे, 389, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी इसमें शामिल थे, बाद में हालांकि उन्होंने मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने इसमें भाग नहीं लिया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, थोड़ा देखिए क्या है प्रश्न। कह रहा है व्हाट आर ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या सही है। पहला है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। क्या ये बात सही है कि संवैधानिक सभा की या संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। बिल्कुल सही है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इट इज फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट, इट्स है यहाँ पे, इट्स फर्स्ट परमानेंट मेंबर, आई मीन प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये बिल्कुल गलत है, ये मेंबर्स थे लेकिन परमानेंट नहीं थे। ये परमानेंट जो है ना, ये गलत कर दे रहा है, ये टेम्परेरी थे, ठीक है ना, शुरुआत में, जिसको बोलते हैं एंतरिम, ठीक है ना, एंतरिम थे, एंतरिम प्रेसिडेंट थे ये परमानेंट नहीं थे। परमानेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद परमानेंट थे, ठीक है ना, ये परमानेंट थे, ये परमानेंट नहीं थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, मुस्लिम लीग बाइकॉटेड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका जो है स्टेटमेंट सही है। क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना क्यों हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई थी संविधान बनाने के लिए, इस बात को समझना है आपको, ठीक है ना। और लगभग 3 वर्ष का समय लेते हुए इस कमेटी ने बहुत विचार विमर्श के बाद तमाम देशों के संविधान को जांच पड़तालने के बाद में अपने संविधान का गठन किया और अपने संविधान का निर्माण हुआ। और ये संविधान जो है दुनिया का सबसे विशालतम संविधान है, ध्यान दीजिएगा, और लिखित संविधान भी। आइए चलते हैं आगे। अब देखिए, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बारोड फ्रॉम। तो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया अर्थात समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का विचार
किस देश से प्रेरित है, किस देश से प्रेरित है, ये बताना है आपको। समवर्ती सूची का विचार या समवर्ती सूची का जो सिद्धांत है वो किस देश से प्रेरित है, तो हमारा है ऑस्ट्रेलिया। किससे प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, ठीक है। सारे फीचर्स आप लोग रख लीजिए, जैसे टीपीएसपी किससे प्रेरित है जो है, और इमरजेंसी किससे प्रेरित है, इसके अलावा आपका फंडामेंटल राइट किससे प्रेरित है, सब रट डालिए, बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको बताइए, इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इसको बताइए। मैच कराना है, क्या कह रहा है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराइए, ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराइए। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कैबिनेट गवर्नमेंट एंड यूनियन स्टेट रिलेशन। तो कहां से लिया गया है, ये सोर्सेज हैं, ये प्रावधान जो भारतीय संविधान में है, ये किन देशों से लिए गए हैं, उन्हीं को मैच कराना है। चलिए मैच कराते हैं, देखते हैं। पहला देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट जो है ये किससे लिया गया भैया, ये फंडामेंटल राइट किससे लिया गया है, ये फंडामेंटल राइट लिया गया है बिल ऑफ राइट से। किससे लिया गया? यूएस का बिल ऑफ राइट्स। तो ये आपका हो जाएगा यूएस का बिल ऑफ राइट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किससे लिया गया है, ये आपका लिया गया है आयरिश, तीसरे से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ये कैबिनेट गवर्नमेंट किससे लिया गया है, कैबिनेट गवर्नमेंट, तो कैबिनेट वाला पूरा सिस्टम लिया गया है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ध्यान दीजिएगा। और फिर कह रहा है कि यूनियन स्टेट रिलेशन किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। किससे लिया गया है? कनाडा के संविधान से। तो आइए मिलाते हैं, पहला का चौथा, पहला का चौथा कब मिला हुआ है, दूसरा का आपका तीसरा, दूसरा का तीसरा, तो ये भी 2 ऑप्शन में है, थोड़ा और आते हैं। तीसरा का 1, सी का 1, तो ये मैच हो गया आपका, तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया, करते हैं। अब बताइए, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, क्या कह रहा है, हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू, हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू, जो हिंदू ग्रोथ रेट है, हिंदू वृद्धि दर, ये किस बात को बताती है, किस बात का संकेत करती है, इसको बताना है। क्या हिंदू ग्रोथ रेट, क्या हिंदू ग्रोथ रेट जो है मनी से संबंधित है, जीडीपी से संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है, कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से संबंधित है, किससे संबंधित है, इस बात को बताना है। इसका उत्तर क्या होगा भैया, इसका उत्तर होगा जीडीपी से संबंधित है। क्या होगा? जीडीपी से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, एक समय आया आजादी के बाद, ठीक है ना, 1950 का जो दशक है, 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक, ये हमारे देश में जो जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही ना, बड़ी कमजोर रही, बहुत बढ़िया नहीं थी जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है ना। उसकी एवरेज जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 3.5 के आसपास थी एवरेज, और इसी ग्रोथ रेट से हिंदू पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। लिहाजा हिंदू पॉपुलेशन जो थी इस दौर में, हिंदू पॉपुलेशन वो 3.5% के रेट से बढ़ रही थी, ठीक है ना। कब बढ़ रही थी? 1950 के डिकेड्स में से लेकर 1980 के डिकेड्स तक, ठीक है ना, ये इसी रेट से बढ़ रही थी, और इसी रेट से आपकी जीडीपी भी बढ़ रही थी। लिहाजा दोनों का कनेक्शन इससे बना दिया गया, ये एवरेज जीडीपी जो है इससे बढ़ रही थी, तो इसलिए इसका संबंध जो है जीडीपी से कर दिया गया। इस बात को समझिए, ठीक है ना, इस बात को समझिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइंड नेशनल इनकम इन इंडिया, नेशनल इनकम को किसने पहली बार साइंटिफिकली डिटरमाइंड किया। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, साइंटिफिकली डिटरमाइंड किया नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को पहली बार साइंटिफिकली किसने डिटरमाइन किया। तो राष्ट्रीय इनकम, राष्ट्रीय आय को किसने डिटरमाइन किया, ध्यान दीजिएगा। तो इसको किया आपके वीके आरवी राव ने, वीके आरवी राव ने किया, ये आपका उत्तर हो जाएगा वीके आरवी राव। इन्होंने क्या किया, इस बात को समझिए, थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1931 और 32 ईस्वी में जो है एक आय का साइंटिफिक कैलकुलेशन किया, आय का कैलकुलेशन किया, साइंटिफिक कैलकुलेशन किया। इस कैलकुलेशन में क्या था भैया, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 2 भागों में इसको बांटा। पहला किया एग्रीकल्चर का डेटा निकाला, ठीक है ना, उसकी इनकम की जांच करी, और दूसरा किया इन्होंने कॉर्पोरेट
कारपोरेट, ठीक है, कारपोरेट। अब इनकम में खास तौर पे एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में, इसमें इन्होंने क्या लिया, इसमें इन्होंने क्या किया, क्या आंकड़ा लगाया, इन्होंने आधार बनाया फूड को, ठीक है ना, फूड को आधार बनाया, ठीक है ना, फूड को आधार बनाया, और कॉर्पोरेट वाले में इनकम को आधार बनाया, इनकम को आधार बनाया, ठीक है, इनकम को आधार बनाया। तो इस बात को समझिए, इन्होंने इनकम को, फूड को या प्रोडक्ट को, जो भी कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट को कर सकते हैं, प्रोड्यूस, फूड, प्रोडक्ट, इनको आधार बनाया, और कॉर्पोरेट वाले में इनकम को आधार बनाया। इन दोनों आधारों को बना के इन्होंने पहली बार साइंटिफिकली तरीके से, साइंटिफिकली डिटरमाइंड नेशनल इनकम इन इंडिया, इन्होंने साइंटिफिकली जो है अप्रोच अपनाया साइंटिफिक तरीके से, और इन्होंने उस चीज को प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद जनता के सामने रखा 1931-32 में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फॉलोइंग पेयर्स के बारे में बात हो रही है, ये जोड़ों के बारे में बात हो रही है। तो चलिए ये देखिए कुछ टर्म्स हैं, और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है कि सबसे उचित जो है परिभाषा क्या है, सबसे उचित व्याख्या क्या है, इसको बताना है, इसमें मैच कराना है। देखिए पहला लिखा हुआ मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन का क्या मतलब होता है, क्या फॉल इन स्टॉक प्राइसेस होता है, बिल्कुल होता है भाई। मेल्ट डाउन का मतलब होता है जब स्टॉक के प्राइसेस, स्टॉक का प्राइस जब गिरता है, जब प्राइस में कमी आती है, तो उसको बोलते हैं मेल्ट डाउन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा रिसेशन पकड़ते हैं, क्या रिसेशन का मतलब होता है फॉल इन ग्रोथ रेट, बिल्कुल नहीं होता है, फॉल इन ग्रोथ रेट नहीं होता है, ग्रोथ रेट में कमी आती है तो ये नहीं होता है, बल्कि जब ग्रोथ रेट निगेटिव में जाती है, कम होकर निगेटिव में जाने लगती है, निगेटिव जाती है, निगेटिव ग्रोथ रेट, तब उसको डिफाइन करता है निगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है ना। निगेटिव ग्रोथ रेट अर्थात नकारात्मक वृद्धि, नकारात्मक वृद्धि जब होने लगती है, नकारात्मक वृद्धि, ठीक है ना, जब ये संकुचित होती है, संकुचित, जब ये संकुचित होती है तब आता है, इकोनॉमी जब संकुचित होती है तब रिसेशन का दौर आता है। तो ये बिल्कुल गलत है आपका, ध्यान दीजिएगा। स्लो डाउन की स्थिति क्या होती है, क्या फॉल इन जीडीपी, जब जीडीपी फॉल करती है तो उसको स्लो डाउन बोलते हैं, नहीं भाई इसको स्लो डाउन नहीं बोलते हैं। स्लो डाउन का मतलब होता है कि जब जीडीपी जो है निगेटिव में जाने लगे, ठीक है ना, निगेटिव में जाने लगे, तब बोलते हैं कि स्लो डाउन की स्थिति आ गई है। सिर्फ जीडीपी का गिरना स्लो डाउन की स्थिति को नहीं दर्शाता, क्योंकि जीडीपी बढ़ती करती रहती है, ठीक है ना। तो गिरना जो है स्लो डाउन की स्थिति को नहीं दिखाता, बल्कि जब ये निगेटिव अवस्था में जाने लगती है तब बताता है कि भयानक स्थिति है, और जीडीपी रेट जो है वो अब जो है स्लो डाउन की स्थिति में जा रहे हैं। इस बात को समझिएगा आप लोग, बारीक बारीक चीजें हैं, इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, चलिए भैया आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमर्त्य सेन्स एडवाइस रिगार्डिंग प्रायोरिटीज फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन इकोनॉमी में अमर्त्य सेन के सलाह को जो है आप देखिए और उसकी जांच पड़ताल करिए। सबसे बड़ी चीज है आप समझिए, एक जो है इन्होंने अमर्त्य सेन साहब ने एक अप्रोच दिया था, एक अप्रोच दिया था इन्होंने, कौन सा अप्रोच दिया था, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी अप्रोच, अप्रोच कौन दिया था, अमर्त्य सेन साहब ने दिया था, इन्होंने दिया था, ठीक है ना। अमर्त्य सेन साहब ने क्या दिया था, कैपेबिलिटी अप्रोच। इन्होंने इसमें मनुष्य के क्षमताओं का वर्णन किया था, मनुष्य के क्षमताओं का वर्णन किया था, ठीक है ना, कि मनुष्य की क्या क्या क्षमताएं हैं, ठीक है ना, कितना धारण कर सकता है, शिक्षा में क्या स्थिति होनी चाहिए, सारी चीजों पर इन्होंने एक विस्तृत जो है अप्रोच तैयार किया था। आइए देखिए, कह रहा है कि इट शुड बी कमोडिटी ओरिएंटेड, क्या यह जो है सामान जो है ओरिएंटेड है, अर्थात इसमें साजो सामान की जो है प्राथमिकता है, नहीं भाई ये गलत है, ये मनुष्य के बाकी चीजों से संबंधित है, सामान या भौतिक चीजों से संबंधित नहीं है। कह रहा है इट शुड बी पीपुल ओरिएंटेड, बिल्कुल ये सही है, पीपुल ओरिएंटेड होना चाहिए, मनुष्य के अधिकार, मनुष्य की क्षमता से संबंधित है, लोगों के क्षमता से संबंधित है ये, ठीक है ना, क्षमता से संबंधित है, कैपेबिलिटी अप्रोच है ये, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, बिल्कुल भाई मैं कह रहा हूं अगर गरीबों को, जो सबसे गरीब है, जो गरीबों में गरीब है, उनको अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो क्या समाज सर्वाइव कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये तो बहुत जरूरी है
तभी लोगों की अधिकारिता में वृद्धि होगी, तभी लोगों की कैपेबिलिटी में वृद्धि होगी। तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं भैया, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है सेफ गार्ड्स अगेंस्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद वर्ल्ड इकोनॉमी, विद वर्ल्ड इकोनॉमी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सेफ गार्ड्स अगेंस्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद वर्ल्ड इकोनॉमी। बिल्कुल सही है। अगर हम इनको इनको सुरक्षित करके अगर हम इनको वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ दें तो बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इनकी क्षमता और भी होगी, मतलब बढ़ेगी, और ग्लोबलाइजेशन में इनकी रोल, इनका उनकी भूमिका वो भी बढ़ेगी और उनको भी देखने को मौका मिलेगा। चलिए, तो मिला कि ये 2 3 4 आपका सही है, ये आपका सही होगा और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा, कैपेबिलिटी अप्रोच किसका है? अमर्त्य सेन साहब का है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते आइए, चलिए भैया आइए देखिए, अब जो है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। चलिए देखिए, ये क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इससे बढ़िया क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या कह रहा है, चलिए करते हैं हम लोग। पहला क्या कह रहा है भैया? कह रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है ना, वो उसको आप नाप सकते हो, उसको आप मेजरमेंट उसका कर सकते हो, ठीक है ना। जब आप वृद्धि करते हो, जैसे आप कहते हो कि मेरी फैमिली जो है पिछले साल 2 करोड़ रुपए कमाई, तो इसका मतलब 2 करोड़ रुपया उसको आप मेजर कर सकते हो, नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है? उसको मापा नहीं जा सकता, वो सुधार होता है, संरचनात्मक सुधार होता है, आपकी पारिवारिक दशा में सुधार होता है। कौन कितना पढ़ लिख पाया, मेडिकली कौन कितने फिट हैं, कौन मतलब तरक्की के जितने भी सुख सुविधाएं हैं क्या वो सबके पास हैं। ये जब बदलाव होता है तब उससे आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ रुपए से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, बल्कि वो संरचनात्मक सुधारों से जुड़ा हुआ मसला है। तो कुल मिला के इस बात को अपने को समझना है। तो आइए देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, मैंने बताया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि यही वृद्धि होती है, घटती है, यही चीज चलता है। तो वृद्धि होती है, इसको मापा भी जा सकता है, कभी 6.5, कभी 7.4, इस हिसाब से चलता है, अर्थात इसका मेजरमेंट पॉसिबल है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है भैया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने अभी बताया, कंस्ट्रक्टिव चेंजेस, जब संरचनात्मक जो है, जब सुधार आते हैं, जब बदलाव आते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में केवल एक चीज नहीं होती, कई तमाम तरह के आयाम, तमाम तरह के डायमेंशन होते हैं, इस बात को आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका जुड़ा हुआ है इन्वायरमेंट से, जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप थोड़ा समझिए, ये मतलब क्या होता है भैया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ये मतलब इसका ये होता है कि जब आप अपने वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखें, मतलब वर्तमान के चक्कर में भविष्य का नाश न करें, क्योंकि आपकी पीढ़ियां जो होती हैं वो भविष्य में आएंगी और उनके लिए आप समस्याएं खड़ी कर रहे हो। इसलिए जब आप वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, आप वर्तमान को देखते ही हो, इसके अलावा आप जब भविष्य को भी देखते हो, भविष्य के लिए भी आप सोचते हो कि नहीं भविष्य में भी किसी कोई नुकसान ना हो, और इस प्रकार से जब अपने आप वातावरण, अपने पर्यावरण को जब आप सुरक्षित रखते हो, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। संधारणीय डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए भैया आगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेहतर रहती है? जब आपका हेल्थ अच्छा रहता है, जब आपका क्या अच्छा रहता है? हेल्थ अच्छा रहता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर इसको मिलाते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? पहले का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा हो जाएगा, 2 ऑप्शन है। दूसरे का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। दूसरे का पहला हो जाएगा। चलिए, ये मिल गया आपको, ये बिल्कुल मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मिल गया। चलिए भैया आगे चलते हैं। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। 7 गोल्स हैं 2015 में, 17 गोल्स निर्धारित किए गए, उनको जो है प्राप्त करने की कवायद अभी की जा रही है, कोशिश भी की जा रही है कि उन गोल्स को जो है प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना। 17 गोल्स, उसको रट लीजिए, वो आता है। चलिए आगे, अब भैया देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मोलासिस बेसिन, मोलासिस बेसिन से संबंधित क्वेश्चन है। मोलासिस बेसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड मोलासिस बेसिन? मोलासिस बेसिन क्या है, ठीक है ना। और मोलासिस बेसिन किस स्टेट को कहा जाता है, या किस स्टेट में मोलासिस बेसिन स्थित है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोलासिस बेसिन होता क्या है, और मोलासिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप लोगों ने शुगर केन को देखा है? शुगर केन, शुगर केन जो होता है, गन्ना जो होता है, गन्ना जो होता है, उसका जो 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 बाई प्रोडक्ट निकलता है, बाई प्रोडक्ट जो निकलता है,
ठीक है ना, बाई प्रोडक्ट जो निकलता है, ठीक है ना, उसको मोलासिस बोलते हैं, ठीक है ना। जब गन्ने को क्रश किया जाता है, क्या किया जाता है, जब क्रश किया जाता है, जब क्रश किया जाता है उसका रस निकाला जाता है, तो जो उसका बचता है मटेरियल उसको बोलते हैं मोलासिस, ठीक है ना, सावधी करते होता है। लेकिन अब यहाँ पे मोलासिस बेसिन कह रहा है, मोलासिस बेसिन क्या है, तो मोलासिस बेसिन जो खास तौर पे होता है, ये मुलायम इलाका होता है, एरिया होता है, क्षेत्र होता है, मुलायम क्षेत्र होता है, किसका, यहाँ पे बालू, देखिए इसका सबसे पहले मतलब समझिए, होता है सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पे क्या होता है, सैंड स्टोन्स होते हैं, ठीक है ना, बालू होते हैं, बड़ी मुलायम मिट्टी होती है, और ये पहाड़ों की घाटियों में पाया जाता है बेसिन, ये पहाड़ों की घाटियों में पाया जाता है बेसिन, ठीक है ना, जो पहाड़ों की घाटियों में जब बढ़िया अच्छी खासी और बड़ी मृदु और बड़ी कोमल मृदा जब जो है नदियों और या तो थोड़ी थोड़ी जो स्प्रिंग्स होती हैं जो पहाड़ों से निकलती है वो आती है, जो मिट्टी भाग भाग लाती है, बड़ी फाइन क्वालिटी की मिट्टी होती है, आके निचले इलाकों में जमा कर देती है, तो उससे जो बेसिन तैयार होता है उसको बोलते हैं मोलासिस बेसिन, ठीक है ना, मोलासिस बेसिन बोलते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सीधा संबंध है मिजोरम से, किससे संबंध है, मिजोरम से, मिजोरम में मोलासिस बेसिन पाया जाता है, ठीक है ना, मिजोरम में मोलासिस बेसिन पाया जाता है, बहुत ज्यादा जंगल है मिजोरम में, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए भैया, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन विद लिस्ट टू, तो इसको मिलाइए, ये दर्रे हैं कुछ, माउंटेन पास और स्टेट, इनको मिलाना है अपने को, कि माउंटेन पास जो है और स्टेट जो है इनको अपने को क्या करना है, इनको अपने को मिलाना है। तो देखिए माउंटेन पास का मतलब होता है दर्रे, पहले समझिए दर्रे, दर्रे क्या होती हैं, जैसे दो पर्वत है तो ये जो बीच का रास्ता होता है ना, ये बीच का रास्ता जो जाता है यही होता है दर्रा, ध्यान दीजिएगा, बीच का रास्ता दर्रा होता है। तो चलिए मिलाते हैं, पहले सबसे बढ़िया जो अपना है क्या है, सिपकिला, सिपकिला कहाँ है भैया, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा, सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। अब उसके बाद जलेपला मिलाते हैं, जलेपला कहाँ है, सिक्किम में है, नाथुला जलेपला, ध्यान दीजिए, जलेपला कहाँ है, सिक्किम में है, नाथुला भी वहीं पे है, ठीक है। अब उसके बाद मुलिंगला मिलाते हैं, मुलिंगला कहाँ है, उत्तराखंड में भैया, उत्तराखंड में, रट लीजिएगा उत्तराखंड में है। और बुमला कहाँ है, बुमला आपका है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो ऑप्शन मिला लीजिए, बुमला पहले का एक, पहले का एक, जलेपले का जलेपला मतलब सेकंड का सी, सेकंड का सी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पासेस सारे रट लीजिए, ठीक है ना। जैसे बोमडीला भी होता है यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा भी है, इसके अलावा जो है आपका छिपकिला भी है, रोहतांग दर्रा भी है, ठीक है ना। सिक्किम में आपका मैंने आपको बताया नाथुला भी है, जलेपला भी है, ठीक है ना। उत्तराखंड में कई है, जिसमें माना, नीति, लिपुलेख, ये भी दर्रे हैं, बहुत सारे दर्रे हैं, तो सबको आप रट डालिए, पूरा पढ़ डालिए एकदम, ठीक है ना। चलिए भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, which of the following option represents correct order of mountain passes from west to east। अब इसको वेस्ट टू ईस्ट इस माउंटेन पासेस को, इस दर्रे को बताना है आपको वेस्ट टू ईस्ट, तो ये बताइए वेस्ट टू ईस्ट इस दर्रे को बताना है आपको, कैसे बताएंगे आप वेस्ट टू ईस्ट। चलिए देखिए क्या कह रहा है, वेस्ट टू ईस्ट बताना है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट बताना है, तो कैसे करेंगे वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट बताने के लिए हमको इसका पूरा लोकेशन पता करना पड़ेगा, स्टेट पता करना पड़ेगा। चलिए बताते हैं, सिपकिला कहाँ है आपका, एचपी में है, हिमाचल प्रदेश। नाथुला कहाँ है आपका, सिक्किम में है, ठीक है ना, सिक्किम में है। बोमडीला कहाँ है आपका, अरुणाचल में है भैया, ध्यान दीजिएगा। लिपुलेख कहाँ है आपका, ये आपका उत्तराखंड में है, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में है। तो अब देखिए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अब इनको वेस्ट टू ईस्ट ईस्ट से जाइए, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले क्या आएगा, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश सबसे वेस्ट में है, उसके बाद उत्तराखंड आएगा, ठीक है ना, उत्तराखंड, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सिक्किम आपका, उसके बाद सिक्किम आएगा, ठीक है ना, सिक्किम आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो चलिए चलिए इसको मिला देते हैं, इसको मिलाते हैं, क्या हो जाएगा भैया, सिपकिला। तो हम कैसे मिलाएंगे, पहला सबसे नंबर पे क्या है, हिमाचल, हिमाचल का साइड क्या है, पहला, ठीक है ना, उसके बाद दूसरा, फिर चौथा, पहला, दूसरा, फिर चौथा, हाँ पहला, पहला उसके बाद चौथा, उत्तराखंड, सही है, पहला फिर चौथा, ये है, ठीक है ना, पहला है फिर चौथा है ना उत्तराखंड, लिपुलेख चौथा,
तो इस तरीके से आपको इसको समझना है, ठीक है ना। दर्रे जितने भी सब महत्वपूर्ण है, दर्रों को आप रट डालिए पूरा एकदम, क्योंकि दर्रों से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पूछे भी गए हैं और आने वाले वक्त में पूछे भी जा सकते हैं, लिहाजा दर्रों से क्वेश्चन आपको एकदम तैयार रखना है। सारे दर्रे को पढ़ डालिए स्टेट वाइज एकदम पूरा। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये है रिवर से जुड़ा हुआ। ये किससे संबंधित है? रिवर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसको बताइए। नदियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ट्रिब्यूटरीज, रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से जुड़ा हुआ है। चलिए फिर करते हैं हम लोग। पहला क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सोन नदी भैया, सोन नदी, ठीक है ना, पटना में मिलती है, ध्यान दीजिएगा। गोदावरी नदी की कौन सी है? मंजरा है। गोदावरी क्या है? मंजरा है, ध्यान दीजिएगा। कृष्णा नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की भीमा है। भीमा, कोयना पढ़े हो ना सब? हाँ, मूसी। हाँ, यमुना क्या है? यमुना की आपकी केन नदी है, ठीक है ना, केन नदी है यमुना की। सिंध बेतवा बहुत सारी नदियां हैं यमुना की, केन उसमें से एक है, ठीक है। तो ये मैच हो गया भाई। गंगा का क्या हो जाएगा? सोन, पहले का चौथा। गोदावरी का क्या हो जाएगा? तीसरा। पी का तीसरा, पहले का चौथा, तीसरा, ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है जितना भी क्या कहते हैं प्रश्न है, इन प्रश्नों से आप लोग सीखिए। जैसे अगर नदियों से प्रश्न आ गया तो इसका मतलब है कि नदियों के ट्रिब्यूटरी से प्रश्न आएंगे, और इन प्रश्नों को आपको अपने हिसाब से उसकी लिस्ट तैयार करनी है, पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, ठीक है ना। मैं सेक्शंस को टच कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ के जो है जो मेन पार्ट्स है उनको टच कर रहा हूँ, ताकि सारे पार्ट्स जो है लगभग हम लोग कवर कर लें, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री। Biligiri Ranjan Hills constitute the easternmost part of Satpura Range. Sheshalam Hills constitute the southernmost part of Western Ghats. ये तीनों स्टेटमेंट में जांच पड़ताल करनी है कि कौन सही है कौन गलत है। देखो कह रहा है अमरकंटक हिल्स आर कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, ठीक है ना। हाँ, अब विंध्या एंड सह्याद्री, भैया सह्याद्री आपका पश्चिम में है, ये वेस्ट में है, विंध्या आपका इस साइड इस तरीके से जाता है, सह्याद्री तो आपका इस साइड है ना, और अमरकंटक आपका पूर्वी भाग में है, ये पूर्वी भाग में है, ठीक है ना। तो सह्याद्री से इसका क्या लिंक है? तो सह्याद्री नहीं बल्कि सतपुड़ा। सतपुड़ा, विंध्या और सतपुड़ा के मुहाने पर आपका अमरकंटक स्थित है, ध्यान दीजिएगा, सह्याद्री नहीं, उसके मुहाने पे। तो आपका स्टेटमेंट गलत है, सह्याद्री नहीं बल्कि आपका सतपुड़ा है, सतपुड़ा के मुहाने पे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है Biligiri Ranjan Hills constitute the easternmost part of Satpura. तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा, कह रहा क्या ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा बिली रंजन हिल्स है? नहीं भैया, ये गलत है। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा जो है उसको बोलते हैं मैकाल। क्या बोलते हैं? मैकाल बोलते हैं, मैकाल रेंज, ठीक है ना, वो मैकाल रेंज है। ये जो होता है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा होता है, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा, सतपुरा है, ठीक है ना, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा है। अब ये कहां पे है? ये भैया कहां पे है? ये साउथ वेस्ट कर्नाटका में है। ये साउथ वेस्ट कर्नाटका में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ये कहां पड़ता है? साउथ वेस्ट कर्नाटका में पड़ता है बिली रंजन हिल्स। आइए तीसरा नंबर, सेसैलम हिल्स, जिसको बोलते हैं सेस्चैलम हिल्स भी बोलते हैं कुछ लोग। तो सेस्चैलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। क्या ये सही है? सेस्चैलम हिल्स जो है ये सदर्न पार्ट में तो पाई जाती हैं, लेकिन सदर्न मोस्ट पार्ट क्या को फॉर्म करती है? नहीं, ये सदर्न मोस्ट पार्ट में नहीं। सदर्न मोस्ट पार्ट इसका जो है वो क्या है? कार्डमम हिल है, कार्डमम हिल है, कार्डमम हिल्स है, ठीक है ना। ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, इसका उत्तर हो जाएगा नन, ठीक है ना। अब सवाल उठता है सेस्चैलम कहाँ है? ये सेस्चैलम आपका है हैदराबाद में, सॉरी आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है भैया, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। सेस्चैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, तो इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है दोस्तों, अगर आप बारीकी से इसको फॉलो कर ले गए तो समझ लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मदद मिलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए बताइए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैच लिस्ट 1 एंशिएंट साइट विद लिस्ट 2 आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट।
तो अब बताइए एंशियंट साइट है और आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, अर्थात कौन से आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स यहाँ प्राप्त किए गए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, जल्दी से करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जो है इसको देखते हैं पहले। तो लोथल भैया, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा एंड बनावली, ठीक है ना। पहले पकड़िए, आपको लोथल कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में है, हरियाणा में है, ठीक है ना। चलिए मिलाते हैं। लोथल से क्या मिला हुआ है, डकयार्ड मिला हुआ है, डकयार्ड मतलब पोर्ट मिला हुआ है, एक क्या कहते हैं बंदरगाह, एक बंदरगाह मिला हुआ है, ठीक है ना। डकयार्ड एक बंदरगाह मिला हुआ है, बंदरगाह मिला हुआ है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कालीबंगा से क्या मिला हुआ है, एक जुता हुआ खेत, एक जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला हुआ है, जुते हुए, जुते हुए खेत का साक्ष्य, खेत, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। धौलावीरा और बनावली बचा हुआ है। तो बनावली से क्या मिला हुआ है, बनावली से मिला हुआ टेराकोटा रेप्लिका प्लाऊ। रेप्लिका का मतलब होता है प्रतिरूप, क्या होता है, प्रतिरूप होता है, प्रतिरूप, नकल जिसको बोलते हैं, प्रतिरूप। तो किसकी बनी हुई है, टेराकोटा। टेराकोटा एक मिट्टी है, क्या है, टेराकोटा। टेराकोटा एक मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, पकी हुई मिट्टी है भैया, पकी हुई मिट्टी है, इससे बर्तन बनाए जाते हैं और तमाम अन्य प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। और किसका यह है, ये प्लाऊ का है, अर्थात हल का, अर्थात टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई हल की एक प्रतिरूप का जो है चित्रण जो है, और जो है एक उपकरण मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है, बनावली से मिला हुआ है। धौलावीरा से क्या मिला हुआ है भैया, धौलावीरा से मिला हुआ है आपका एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। एक ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है जिसमें 10 जो है बड़े प्रकार के चित्र हैं जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट से जुड़े हुए हैं, ये भी मिला हुआ है आपको, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्ट मिली हुई है जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, कोई उसको पढ़ नहीं पाया है, कोई उसको डिसाइफर नहीं कर पाया है, ठीक है ना। अगर पढ़ी जा सकी, आने वाले वक्त में भी अगर पढ़ी जा सकी, तो हो सकता है कि भारत का इतिहास जो है उसका जो है पढ़ने का तौर तरीका और उसको समझने का तौर तरीका बदल जाए। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक है ना, चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू द ऋग्वेदा। कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट है, कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट है, इसमें कौन सा ब्राह्मण ऐसा है जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण है। तो इसका सही उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है, ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का भैया, ऋग्वेद का, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ऋग्वेद में अत्रेय होते हैं, कौशितकी होता है, कौशितकी, कौशितकी ब्राह्मण दो होते हैं, कौशितकी और अत्रेय। ये किसके होते हैं, ऋग्वेद के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। गोपत आपका होता है अथर्ववेद का, क्या होता है, अथर्ववेद का, अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण किसका होता है, सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण होता है यजुर्वेद का, क्या होता है, यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो है सतपथ ब्राह्मण होता है। इसके अलावा एक और ब्राह्मण होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तैतरेय बोलते हैं, तैतरेय, तैतरेय, तैतरेय ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण। इसके अलावा तैतरेय ब्राह्मण, ठीक है ना, यजुर्वेद का ही है ये, ठीक है ना, तैतरेय ब्राह्मण। देखिए ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, तैतरेय, तैतरीय, तैतरीय ब्राह्मण, ठीक है ना, आई तैतरीय ब्राह्मण। तो ये तैतरीय ब्राह्मण दिया गया है, ये यजुर्वेद का ही है। इसके अलावा सामवेद का क्या है, सामवेदा। इसके अलावा सामवेद का क्या है, तो सामवेद का है पंचविंश, पंचविंश, पंचविंश अर्थात पंचविंश, पंचविंश जो है ये सामवेद का ब्राह्मण है, ध्यान दीजिएगा, पंचविंश जो है सामवेद का ब्राह्मण है, ठीक है। आरी बात समझ में। तो इस बात को पूरी तरह से रट लेना है क्योंकि ये डायरेक्ट आपको वेद दे देगा, उसका ब्राह्मण दे देगा मैच कराने के लिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पूछे गए हैं और आने वाले वक्त में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, गोपत ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद। देखिए अभी मैंने करवाया आपको, ये प्रश्न तो आप तुरंत ही कर लेंगे। गोपत ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद, तो गोपत ब्राह्मण जो है किससे एसोसिएट है, किससे एसोसिएटेड है गोपत ब्राह्मण, ये है भैया आपका अथर्ववेद से, किससे है, अथर्ववेद से, ठीक है ना। इस पर ज्यादा समय नहीं गवाते, आगे चलते हैं। द एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघा वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एक्ट। तो गौतम बुद्ध ने औरतों को भिक्षुनी बनने के लिए और संघ में प्रवेश करने के लिए अनुमति प्रदान की, और यह अनुमति किस स्थान पे उन्होंने प्रदान की और किस स्थान पे डिसीजन लिया कि औरतों को भी भिक्षुनी बनाया जाएगा और संघ में सम्मिलित किया जाएगा। तो यह स्थान भैया कौन सा था, यह स्थान था आपका वैशाली, क्या था, वैशाली, ठीक है ना। गौतम बुद्धा वर्षा ऋतु जो थी, वर्षा ऋतु यही बिताते थे, ठीक है ना, बिताते थे, खूब सारी वर्षा ऋतु बिताते थे।
वर्षा ऋतु बिताते थे, वैशाली में बिताते थे। यहीं पे इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। आनंद के सलाह पे, उन्हीं के सलाह पे, उन्हीं की सलाह पे बुद्ध ने और औरतों को बुद्ध ने औरतों को अर्थात महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। प्रवेश की अनुमति दी, ठीक है, अनुमति दी। ध्यान दीजिएगा। तो किसकी वजह से दिया? आनंद। आनंद की सलाह पे महात्मा बुद्ध ने कहा कि भैया अनुमति दे दो, चलो अनुमति दे दिया जाए। तो औरतें भी अब भिक्षुणी बन सकती है, उनको भी मोक्ष मिल सकता है, उनको भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है ना। चलिए भैया आगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार स्तूप शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? ये क्वेश्चन है आपका। हालांकि स्तूप का मतलब समझिए, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को जमीन में जो है दफना देते हैं, गड्ढा खोद के। दफनाने के बाद जब जमीन समतल हो जाता है तो उसी समतल भाग पे एक जो है ढेर नुमा ऐसे इस तरीके से बना देते हैं, और एक ढेर नुमा ऐसे आकृति बना देते हैं, उसी को बोलते हैं गुंबद नुमा, उसी को बोलते हैं स्तूप, ठीक है ना। डेड बॉडी के ऊपर बनाया जाता है। हालांकि स्तूप जो है ये बुद्धिज्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धिज्म से संबंधित है। लेकिन इसका सबसे पहले बार उल्लेख जो है मिलता है आपके ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, स्तूप शब्द का पहली बार जो है प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, मतलब हुआ है। लेकिन इसका ज्यादातर संबंध जो है वो आपके बुद्धिज्म से है। ध्यान दीजिएगा, बुद्धिज्म से है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू। तो पहली बात तो भगवान बुद्ध की तमाम मुद्राएं मिली हुई हैं, तमाम उनकी जो है तमाम पोज में जो है मूर्तियां मिली हुई हैं, और उनमें से एक है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान शिव एक हाथ इस तरीके से किए हुए हैं, पाम मतलब ऊपर इस तरीके से किए हुए हैं, और एक जमीन के ऊपर, जमीन मतलब पैर की तरफ ऐसे आलती पालती मार के जैसे बैठते उस तरह बैठ के, और पैर की तरफ जो है जमीन की तरफ एक हाथ है उनका, इशारा कर रहे हैं जमीन को, और जमीन को इशारा कर रहे हैं, और जमीन को क्या कह रहे हैं? जमीन को बता रहे हैं कि ये धरती तो इस बात का गवाही है कि मुझे इनलाइटमेंट मिल चुका है, मुझे इनलाइटमेंट मिल चुका है, मुझे जो है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, तो इस बात की गवाही दे। भूमि स्पर्श मुद्रा इसी जो है हाँ मुद्रा इसी बात को संकेत करती है, और ये जुड़ी हुई है किससे? गुप्ता पीरियड से जुड़ी हुई। ध्यान दीजिएगा, किससे जुड़ी हुई है? गुप्ता पीरियड से जुड़ी हुई है। चलिए आगे आगे चलते हैं। 23, वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड। विश्व शांति स्तूपा, विश्व शांति स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है? विश्व शांति स्तूपा खासतौर पे बिहार के अंदर। तो ये भैया है आपका राजगीर में, ठीक है ना, राजगीर में। इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, विश्व शांति स्तूप कहाँ अवस्थित है, आपको पकड़ना है राजगीर में। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, रट लेना है, बहुत सारी चीजें आपको रटनी भी पड़ती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर आ गया है, नचिकेत लीजेंड्स फाइंड्स मेंशन इन। तो नचिकेत एक 12 साल 12 ईयर ओल्ड 12 ईयर्स ओल्ड एक चाइल्ड है, ठीक है ना, एक चाइल्ड है जो कि घर छोड़ देता है अपने तमाम प्रश्नों को लेकर। उसके मन में तमाम प्रश्न चलते रहते हैं देश दुनिया के बारे में। इससे निराश होकर घर छोड़ देता है। उसके बाद यम से मुलाकात होती है। तो यम देवता जो मृत्यु के देवता है यम, और एंड नचिकेत के बारे में इन्हीं के बीच में एक संवाद होता है। क्या होता है? एक संवाद होता है, डायलॉग। तो डायलॉग होता है, एक डायलॉग होता है, और ये संवाद जो होता है ये कहाँ पे स्थित है? ये काठ उपनिषद में स्थित है। काठ उपनिषद या कठोपनिषद इसको बोलते हैं। इसको काठ उपनिषद भी कहते हैं, काठ उपनिषद कहते हैं, या कठोपनिषद कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है भैया, कठोपनिषद उपनिषद, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये चीज ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो नचिकेत का उल्लेख कहाँ पे है? कठोपनिषद में। आप रट लीजिए, जैसे सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है, ठीक है ना। अहम ब्रह्मास्मि ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो बहुत सारी चीजें आपको रटना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। ट्राई, अंतिम प्रश्न आपका है ट्राई क्या है और किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है? ट्राई क्या है और ट्राई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इस चीज को आपको पकड़ना है। चलिए भैया देखिए, ट्राई किसे बोलते हैं?
ट्राई बोलते हैं तीन वेदों को, तीन वेदों को। कौन से तीन वेद हैं? पहला है भैया ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। दूसरा क्या है? यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा क्या है? सामवेदा, सामवेदा, ठीक है ना। तो दूसरा और तीसरा, इन तीनों वेदों को त्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्राई बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन वेदों को त्राई बोलते हैं, ठीक है ना। इन वेदों क्या बोलते हैं? त्राई बोलते हैं। इस बात को समझना है अपने को। और ये क्या है? वैदिक काल से संबंधित, वेदों से संबंधित टर्म है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इन क्वेश्चंस को आप जो है बारीकी से पढ़िए, खूब सारा रिवीजन करिए, और कल हम एक नई श्रृंखला के साथ 25 नए प्रश्नों के साथ आते हैं, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे नए उत्साह नए जोश के साथ। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद।